कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने और बेंगलुरु बम धमाके को लेकर भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कहा, राज्य सरकार छिपा रही है मामले की रिपोर्ट। संदेश खाली पहुंची फैक्ट फाइंडिंग समिति। 24 और 25 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने जाने से रोका था। अदालत के आदेश के बाद 6 सदस्यीय टीम को मिली अनुमति। समिति में पूर्व जज, पूर्व ब्यूरोक्रेट, वरिष्ठ पत्रकार, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को किया ढेर। मुठभेड़ में एक जवान भी हुआ शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चुनावों में धांधली के आरोपों के बीच शहबाज शरीफ फिर बनेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ गठबंधन। आम चुनावों में किसी भी पार्टी को नहीं मिला था स्पष्ट बहुमत। गजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से मदद पहुंचाई। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों के लिए अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने खाद्य सामग्री के हजारों पैकेज एयरड्रिप किए। और मौसम की खबरों में उत्तर भारत में बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में बारिश। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में बारिश के साथ गिरे ओले। शिमला के नारकंडा में ताजा बर्फबारी। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। सिविल सोसाइटी के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति आज संदेश खाली के दौरे पर है। फैक्ट फाइंडिंग समिति संदेश खाली के सच को सामने लाने के लिए पीड़ितों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ले रही है। इस फैक्ट फाइंडिंग समिति में पूर्व जज, पूर्व ब्यूरोक्रेट, वरिष्ठ पत्रकार, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं जो संदेश खाली का दौरा करके वहां के हालातों का जायजा लेगी। इस उच्च स्तरीय समिति में पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में इस टीम को पहले 24 और 25 फरवरी को संदेश खाली का दौरा करना था। हालांकि टीम को बंगाल पुलिस ने जाने ही नहीं दिया और हिरासत में लेकर वहां पर बाद में रिहा कर दिया गया। समिति ने इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। कोलकाता उच्च न्यायालय ने 6 सदस्यीय टीम को संदेश खाली जाने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद में फैक्ट फाइंडिंग समिति अब आज वहां का दौरा कर रही है। भाजपा के पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने ममता सरकार पर संदेश खाली मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि संदेश खाली की भयावहता पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने में असमर्थ ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट मंत्री उदयन गुहा के माध्यम से मीडिया को दुर्घटनाओं की चेतावनी दी थी। उदयन गुहा ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि मीडिया के पास कैमरा और कलम की ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ भी प्रकाशित कर सकते हैं। अगर किसी मीडिया कर्मी, पत्रकार के साथ कोई हादसा होता है तो उन्हें रोना पीटना नहीं चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। पश्चिम बंगाल में मीडिया कर्मियों की लगातार गिरफ्तारियां और एफआईआर के बावजूद मीडिया संस्थाएं मूक दर्शक बनी हुई हैं। कोई निंदा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, बस सभी ने समर्पण कर दिया है। वहीं केंद्रीय निर्वाचन आयोग का दल आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर है। निर्वाचन आयोग की टीम राजनीतिक दलों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेना है। इस दौरान निर्वाचन आयोग का दल राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा और सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा भी करेगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाला मामले में सांसद के बैंक खाता की केंद्रीय एजेंसियों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने बंदोपाध्याय जैसे पुराने नेताओं के एक वर्ग पर हमला करते हुए कहा कि ये नेता टीएमसी सांसद से अधिक भाजपा सांसद हैं।
कुणाल घोष ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने सीबीआई और ईडी को भी टैग किया है। टैग करते हुए उन्होंने इस पोस्ट में कहा कि सांसद सुदीप बनर्जी के बैंक खातों की जांच होनी चाहिए। इसी के साथ बनर्जी और एक निजी अस्पताल के बीच हुए भुगतान की भी जांच हो। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर एजेंसियों ने उनकी मांग को टालने की कोशिश की तो वो अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि बंदोपाध्याय भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं, इसी कारण उनके तेवर भाजपा के प्रति नरम है। साथ ही आपको बता दें कि कुणाल घोष ने शुक्रवार को टीएमसी प्रवक्ता और पार्टी राज्य महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने और फिर बेंगलुरु में हुए बम धमाके को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की घटना और रामेश्वरम कैफे में बम धमाके के मामले में कोई भी सूचना राज्य सरकार किसी से साझा नहीं कर रही है। कांग्रेस की राज्य सरकार रिपोर्ट छुपा रही है ताकि रिपोर्ट को बदल सके। Truth to public in Vidhan Soda, Pakistan Jindabad, and this Rameshwara cafe, they are not exposing anything up to now. The incident happened in Vidhan Soda already 10 days happened. So this is already 3 days happened. No information to anybody. No media, no information. Public, no information. Why they are keeping all this secret? They want to change the report. They are trying to change the report. People they don't believe now they are not believing the Congress government. That is the situation in Karnataka. वहीं कर्नाटक राज्य भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति विफल हो गई है और सरकार एक समुदाय को खुश करने में लगी हुई है। बेंगलुरु में डीडी न्यूज संवाददाता आयशा खानम ने बी.वाई. विजेंद्र से खास बातचीत में कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आइए आपको ये बातचीत सुनाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने संकल्प पत्र की तैयारी शुरू कर दी है। जो संकल्प पत्र आपने यहाँ पर तैयार करने की बात कही है, ये संकल्प क्या रहेगा कर्नाटक के लोगों के नजरिए से देखा जाए तो? फुलफिल द ड्रीम ऑफ lakhs and crores of people of this country. Modi ji's wish is to take the opinion of every individual from different sections of the communities. चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, फार्मर्स हो, सभी सेक्टर से सबका ओपिनियन लेके भारत को कैसा आगे बढ़ा दिया जाए by 2040 on how India should be a developed nation. So इसके लिए सबका ओपिनियन लेके हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे चलने के लिए सोच लेके आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवा, महिला और किसान ये तमाम चीजें होंगी जो प्रधानमंत्री के 2047 का संकल्प रहेगा। ऐसे में देखा जाए तो कर्नाटक में क्या ये तमाम जो प्रधानमंत्री का विजन है इसे पूरा करने के लिए बीजेपी तैयार है? पिछले 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कर्नाटक हो या दूसरा स्टेट हो, पिछले 10 साल में इतना बहुत कुछ कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। जल जीवन मिशन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी फॉर द विलेजेस, तो हर तरीके से डेवलपमेंट पहली बार स्वातंत्र आने के बाद पहली बार अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी ये सब काम चल रहा है एंड पीपल आर हैप्पी अबाउट दैट। लोग अभी जान चुके हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। मोदी जी की गारंटी पर बहुत भरोसा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इज एम्पावरिंग पीपल। कर्नाटक का राज्य का सुरक्षा की सवाल है, कांग्रेस इतना सीरियसली नहीं ले रहा है। Everybody is feeling unsecured in Bangalore as well as in Karnataka. So, end of the day, what I would like to say is, after the Congress government has come to power, Congress Karnataka में सत्ता पे आने के बाद पूरा law and order situation has collapsed completely. So people are feeling threatened, they are feeling unsafe, and unfortunately, this Congress government
under the leadership of Siddaramaiah is not able to do anything. ये थे विजेंद्र बता रहे थे कि कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार है वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो चुकी है और बीजेपी ने राज्यपाल से आग्रह भी किया है कि सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। कैमरामैन कृष्ण रेड्डी के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब केरल की करते हैं, जहां पर केरल के वायनाड में मृतक छात्र JS सिद्धार्थ की मौत की जांच में पुलिस की चूक का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने सचिवालय तक विरोध मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारी भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों पर पानी की बौछारें भी की। वहीं केरल के भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने वायनाड में मृतक छात्र JS सिद्धार्थ के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सिद्धार्थ के पिता T जयप्रकाश से बात की। जावड़ेकर ने सिद्धार्थ की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया और वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि CPM नेतृत्व SFI को हमलों के लिए उकसा रहा है और राज्य सरकार राज्यपाल के खिलाफ भी उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। SFI is PFI of CPM. They are doing the same thing. Looting, rape. और DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करते हैं खबरों का, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के तहत बीजेपी को चंदा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी को चंदा नमो ऐप के जरिए दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2000 रुपए का चंदा दिया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने X पर लिखा कि मुझे भाजपा में योगदान देने और विकसित भारत के निर्माण के हमारे प्रयासों को मजबूत करने में खुशी हो रही है। मैं सभी लोगों से नमो ऐप के माध्यम से डोनेशन कर राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनने का भी आग्रह करता हूं। और वहीं आपको बता दें कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसको लेकर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि दुनिया भर के वन्य जीवों को पहले से ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जैव संरक्षण की दिशा में नवाचार की जरूरत पहले से भी ज्यादा बढ़ी है। विश्व वन्य जीव दिवस 2024 के मौके पर डिजिटल नवाचार के जरिए पृथ्वी पर वन्य जीव के संरक्षण के प्रयासों की कोशिश पर एक नजर डालते। इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है। हर साल 3 मार्च को पूरी दुनिया विश्व वन्यजीव दिवस मनाने के लिए एकजुट होती है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर इस दिन को जंगली जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से मनाया जाता है। ये दिन मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच जटिल संबंधों की याद दिलाता है, जो हमसे हमारे बहुमूल्य वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए कदम उठाने का आग्रह करता है। कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की थीम के तहत इस वर्ष का विश्व वन्यजीव दिवस हमारी प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालता है। उपग्रह ट्रैकिंग से लेकर DNA विश्लेषण तक प्रौद्योगिकी में प्रगति वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जो हमें लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के जीवन के बारे में अमूल्य जानकारी देती है।
फिर भी दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूद डिजिटल डिवाइड को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जहां प्रौद्योगिकी तक पहुंच एक चुनौती बनी हुई है जो संरक्षण प्रयासों में बाधा बन रही है। हालांकि जहां प्रौद्योगिकी सुलभ है और जिम्मेदारी से उपयोग की जाती है, ये हमारे संरक्षण के प्रयासों में एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। उपग्रह वन्यजीवों की गतिविधि की निगरानी करते हैं। प्रवासन पैटर्न और भूमि उपयोग को समझने में डेटा अहम भूमिका निभाता है, जिससे संरक्षण पहल को बढ़ावा मिलता है। विश्व वन्यजीव दिवस सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर देता है। ये देशों, कंपनियों और व्यक्तियों से सभी जीवित प्राणियों के लिए न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान करता है। इस साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर आने वाले पीढ़ियों के लिए हम अपने ग्रह के जैव विविधता को बचाए रखने के लिए डिजिटल इनोवेशन की क्षमता का उपयोग करें। आइए डिजिटल इनोवेशन का प्रयोग कर हम बदलाव का वाहक बनने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन कैमरा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सीपीआई माओवादी मगध क्षेत्र पुनरुद्धार मामले में प्रतिबंधित संगठन के एक प्रमुख पोलित ब्यूरो सदस्य सहित 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। एनआईए विशेष अदालत पटना के समक्ष दायर आरोप पत्र में औरंगाबाद जिले के प्रमोद मिश्रा और बिहार के गया जिले के अनिल यादव का नाम शामिल है। एनआईए ने इनसे पहले 2 फरवरी को मगध क्षेत्र में हिंसक नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबंधित संगठन के प्रयासों से संबंधित मामले में 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किए थे। एनआईए की जांच से ये पता चला कि प्रमोद मिश्रा माओवादी विचारधारा को बढ़ावा देने में शामिल था, जिसके लिए वो अपने क्षेत्र में कैडरों की भर्ती कर रहा था। इसके अलावा वो धन जुटाने के साथ ही पुराने नक्सली कैडरों की बैठकें भी लगातार आयोजित कर रहा था। और इसके बाद अब बात करते हैं एक हादसे की जो हुआ है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। दरअसल आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र स्थित ब्लू सफायर मॉल की छत से ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना में 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। एडिशनल डीसीपी हृदेश कथारिया ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि थाना बिसरख इलाके में स्थित अस्पताल में थाने पर सूचना मिली कि ब्लू सफायर मॉल पर छत से लोहे का स्ट्रक्चर गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 व्यक्ति जिनका नाम हरेंद्र और शकील है, जो मूलतः विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं। यह लोग ब्लू सफायर मॉल में एस्केलेटर की तरफ जा रहे थे, तभी 5वीं मंजिल के ऊपर जो लोहे की ग्रिल फेंसिंग के लिए लगी हुई थी वो अकस्मात गिरी है और गिरने के पश्चात यह लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में हिदुर के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हो गई। वहीं मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स के जवान रमेश कुरेठी शहीद हुए। मुठभेड़ में सर्चिंग के दौरान एक पुरुष माओवादी का शव और एक AK-47 भी बरामद की गई है। एसपी IK एलेसेला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सली नहीं चाहते कि सरकार की योजनाओं का फायदा आम आदमी तक पहुंच सके, लेकिन सरकार नक्सलियों का पूरी तरह खत्म करके रहेगी। सरकार की जो भी सुविधा है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये नक्सली नहीं चाहते हैं कि मतलब लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके बसाहट तक सड़क पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, उनके घरों में गैस का सिलेंडर पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब नहीं चाहते हैं। इसलिए ये सब विरोध का काम करते हैं, लेकिन सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और अंत एक दिन नक्सलवाद का खात्मा करके रहेंगे। और वहीं उधर कांकेर के एएसपी अविनाश ठाकुर ने कहा कि मुठभेड़ के बाद भी सर्चिंग अभियान जो है वो यूं ही जारी रहेगा। नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर थाना छोटे बेटा के हिदुर जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया गया, जिसमें BSF, DRG और जिला बल के जवान द्वारा एक संयुक्त अभियान किया गया था। जब हमारे जवान नक्सलियों की उपस्थिति की जगह पर पहुंचे तो नक्सली द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसके जवाब पर भी हमारे जवानों ने लगातार फायरिंग की। ये फायरिंग लगभग 1 घंटे से चली है और जब इलाके की सर्चिंग की गई तो एक नक्सली के 100 बरामद हुआ है, जिसमें एक 47 प्राप्त हुआ है। इस नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जिले के एक आरक्षक रमेश कुरेठी
शहीद हो गए हैं। इलाके में भी सर्चिंग अभियान जारी है। और वहीं आप बात मणिपुर की, जहां सीबीआई ने मणिपुर के विष्णुपुर पुलिस शस्त्रागार से हथियार और गोला बारूद की लूट के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। सीबीआई ने हाल ही में असम के गुवाहाटी में कामरूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष अपना आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपियों ने पिछले साल 3 अगस्त को विष्णुपुर के नारायण सीना में द्वितीय इंडिया रिजर्व बटालियन मुख्यालय के 2 कमरों से 300 से ज्यादा हथियार और 19,800 गोलियां और अन्य सामान लूट लिया था। वहीं स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में समाधान समूह और स्वावलंबी भारत अभियान द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में भारतीय उद्यमिता उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के नए भारत की संकल्पना में आज के उद्यमशील युवाओं की भूमिका अहम होगी। हमारे साथ राष्ट्र संत स्वामी अवधेशानंद जी मौजूदा। आइए इनके पावन सानिध्य में किस तरह राष्ट्र आगे बढ़ सकता है और इनकी जो प्रेरणा है, उनका सांस्कृतिक सौहार्द है, वो नागरिकों को कैसे मिल सकता है। सर, आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें आपका पावन सानिध्य सभी को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सृजन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किस तरह का भारत हम देखते हैं नए भारत की संकल्पना में आपके विजन से? यह भारत का अमृतकाल चल रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे प्रयास होने चाहिए। आज उद्यमिता उत्सव में मैंने भारत की अनेक विभूतियों को देखा जो भारत के आर्थिक विकास के लिए अपनी अपनी दिशाओं में अभूतपूर्व उपलब्धियां लेकर आए हैं। विशेषकर लघु उद्योगों में लोकल फॉर वोकल की जब बात चल रही हो अथवा जब 5 ट्रिलियंस इकोनॉमी की बात चल रही हो, ऐसे में जो छोटे उद्यमी हैं, जो ऐसे में बहुत छोटे छोटे जिनके कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां जानकर मैं चकित हूं। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में जब पूरा संसार असहाय था, तब भारत ने सबसे पहले वैक्सीन दी और न केवल भारतीयों को निःशुल्क वैक्सीन मिली, लगभग कोई 100 देश भी उस वैक्सीन से लाभान्वित हुए। तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो तकनीक की शिक्षा हो, प्रौद्योगिकी हो, सूचना अथवा संचार के संसाधन हो, औषधियाँ हो, भारत का योग हो अथवा भारत की और विधाएं पूरे संसार को आकर्षित कर रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। उद्यमिता उत्सव आयोजित किया है, जो युवा पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहेंगे? बड़ा आयोजन आज हुआ है। अब मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत की अनेक प्रतिभाओं को यहाँ एकीकृत किया और उनकी अपनी सक्सेस स्टोरी है, उनकी अपनी सफलता की अनेक कहानियाँ हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि समाधान के माध्यम से उन सारी विभूतियों को और उन विशेषकर नए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। 2047 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के नए भारत का जो संकल्प है, एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पूरा संसार अब भारत के नेतृत्व को प्राय स्वीकार कर रहा है। तो 2047 में भारत समर्थ होगा, सशक्त होगा। शिक्षा के जगत में, तकनीक के जगत में, सूचना और संचार के क्षेत्र में, मैं तो कहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी क्षेत्र में भारत अपना नेतृत्व देगा। तो ये थे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज, जिनका मानना है कि उद्यमिता उत्सव के जरिए एक और जहां राष्ट्र के युवाओं को उद्यमशील बनाने के लिए प्रेरित करने का महत्वपूर्ण काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के नए सपनों के भारत को संकल्पित और साकारित करने का अनुकरणीय प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शारदा के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में अगले सप्ताह एक नया बेस INS जटायु बनाने जा रही है। भारतीय नौसेना 6 मार्च को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार की उपस्थिति में मिनिकॉय में INS जटायु के रूप में नौसैनिक टुकड़ी को शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। INS जटायु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। INS जटायु की स्थापना द्वीपों में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ लक्षद्वीप की परिचालन कमान के तहत की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की बीते कुछ दिनों पहले हुई संयुक्त अरब अमीरात और कतर की यात्राएं भारतीय कूटनीतिक में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही हैं, जो मध्य पूर्व के साथ जुड़ाव में एक रणनीतिक बदलाव को भी
दर्शाती है। इस बदलाव के लिए 5 चीजें बेहद अहम रहीं। पहला, मध्य पूर्व के देशों के साथ बढ़ी हुई राजनयिक भागीदारी। दूसरा, क्षेत्र को लेकर एक व्यापक राजनीतिक एजेंडा। G20 सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप को मिलाकर आर्थिक कॉरिडोर बनाने का फैसला दिखाता है कि मध्य पूर्व के देशों के साथ संबंध मजबूत करने को लेकर भारत कितना गंभीर है। वहीं तीसरा, मध्य पूर्व क्षेत्र को किसी खास धार्मिक चश्मे से ना देखना। चौथा, अरब देशों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करना। और पांचवा, आतंकवाद विरोधी सहयोग का विस्तार। ये सभी रणनीतिक विकास वैश्विक आर्थिक केंद्र और क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में खाड़ी देशों के बीच भारत की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। अरब के खाड़ी देशों के साथ संबंधों की नई इबारत भारतीय कूटनीति के लिए हाल ही के दशक में सबसे अहम उपलब्धि है। अबू धाबी में अक्षरधाम मंदिर वापस का शुभारंभ और कतर में जासूसी के आरोप में जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई भारतीय कूटनीतिक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रही है। और चलिए अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी कर लेते हैं, जिसमें बात अब पड़ोसी देश पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ अब एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद संभालते हुए नजर आएंगे। चुनावों में धांधली के आरोपों के बीच और सरकार बनाने की कई दौर की बातचीत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नाम पर सहमति बन चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद शहबाज शरीफ को PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बन गई है। 72 वर्षीय PMLN अध्यक्ष शहबाज 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री 74 वर्षीय नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। शहबाज दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक भी पाकिस्तान के PM रह चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। तो ये जो एक कोक का रंग आपने दिखाया, कमाल लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से, बहुत ही सुंदर। I really have nothing to say. Amazing. भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विकसित भारत के हैं 4 स्तंभ: गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। स्टार्टअप से बन रही युवाओं की पहचान, गरीबी रेखा को पार कर बढ़ाया अपना सम्मान। PM किसान योजना लाई किसानों के चेहरों पर मुस्कान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना नए भारत की शान। देखिए दूरदर्शन न्यूज की विशेष श्रृंखला। नारी के विकास के प्रति केंद्र सरकार है प्रतिबद्ध, क्योंकि देश की आधी आबादी के विकास से ही विकसित राष्ट्र का